हम बेटा प्रीवियस लेक्चर में sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स लेके हमने ज्योमेट्री, दैट इज ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री, उसके बाद में फिर हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री, उसके बाद मॉलिक्यूल जो बना उसकी ज्योमेट्री, दैट इज मॉलिक्यूल की शेप, बॉन्ड जो बने उनके बीच के एंगल्स स्टडी किए। sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में अब हम स्टडी करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसा कि आपको क्लियर हो रहा है, एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिडाइजेशन के बाद में 4 ही नए ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि 4 मिक्स हो रहे हैं, एक s और एक और 3 p, तो 4 नए ऑर्बिटल जो बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, उन चारों का नाम क्या होगा? sp3 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 एंड sp3। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है चारों, ये अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग या हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इनका रिपल्सन मिनिमम हो। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं कि ये 3 डायमेंशनली, जैसे आप एक सेंटर एक बॉल मान लो एटम, और एटम पर चारों तरफ ये एटम अरेंज होते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर हमारा जो ये बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल होता है और यहाँ पर ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर बेटा हो, ये तो है एटम का सेंटर, और अब इस पर मैं बना रहा हूँ ऑर्बिटल्स 4। ठीक है बेटा हो, ध्यान से देखना। एक ऑर्बिटल मैंने बनाया, ये एक ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये एक ऑर्बिटल में बना रहा हूं इधर, एक ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ कैसे बनाऊं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में ऐसे बना रहा हूं। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो अब आपको मैं इसका एक तरीका बताता हूँ इन ऑर्बिटल्स को बनाने का। ठीक है ना? अगर आपने तरीका नहीं सीखा तो हो सकता है आप ऐसे बना दो 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? तो जैसे आपका एक फूल होता है, तो बेटा आप फूल बन जाओगे, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो आप प्रॉपर डायरेक्शन में कैसे शो करोगे, इसको समझाने के, इसको समझा रहा हूं मैं कैसे बनाओगे आप। देखो ध्यान से, वो चारों कैसे होते हैं कि आप सबसे पहले एक सेंटर आपने बनाया, और इस सेंटर पर आप लोग ऐसे बनाओगे डॉटेड लाइन, एक इधर बनाओगे डॉटेड लाइन, एक इधर बनाओगे डॉटेड लाइन, एक इधर बनाओगे डॉटेड लाइन, इस तरह से। अगर आप इन चारों एंड्स को आपस में ज्वाइन करके देखो, तो मैं इनको ज्वाइन करके बता रहा हूँ कि ये ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये इधर ज्वाइन कर दिया। इनको ज्वाइन करने के बाद में फिर आप इनके फेस चेक करो, कितने फेस बनेंगे। तो एक फेस तो बेटा देखो ये बनेगा, ये आपको दिख गया, दिख गया बेटा एक फेस, है ना? यस सर। मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा तो आपको सब फेस दिख जाएंगे, इसमें कितने फेस बनेंगे। एक फेस आपके सामने देखो, ये मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये वाला बन गया, है ना बेटा? बोलो। यस सर। एक फेस आपका मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, इधर ये बन गया। कितने फेस बन गए? 3। और एक चौथा फेस आपको ये दिख रहा है सामने की तरफ। तो बेटा कितने फेस दिख गए इस स्ट्रक्चर में? 4। 4 फेस हैं, और चारों जो है वो आपके, अगर है तो ये चारों फेस, जिस जिस स्ट्रक्चर में फेस 4 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स फेस। अब बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब इन चारों ऑर्बिटल को आप आराम से बना सकते हो। देखो मैं बना के बता रहा हूँ। अब आप कैसे बनाओगे? ये एटम है, एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में होगा,
तो आप ऐसे बना दो, एक ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और इन ऑर्बिटल्स को आप ऐसे बना दो। आप एक ऑर्बिटल ये हो गया हाइब्रिडाइज, एक ऑर्बिटल ये हो गया हाइब्रिडाइज, एक ऑर्बिटल ये हो गया हाइब्रिडाइज, और एक ऑर्बिटल ये हो गया हाइब्रिडाइज। ऐसे बनेंगे। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। और इन ऑर्बिटल्स को अगर आप ऐसे मिला के देखोगे तो वही आपके सामने एक फेस ये बन जाएगा, एक फेस ये बन जाएगा। इस तरह से इसके सामने आपके फेसेस बन जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ट्राइपॉड शेप में बनेगा सर ये? नहीं, ये एक्चुअल में 4 फेस होंगे इसमें। इसमें ट्रायंगल तो कहीं नहीं, ट्राइपॉड कह नहीं सकते। इसमें आपके टोटल फेस कितने होंगे? 4 फेस होंगे। हाँ। ओके। और जो हमें 4 फेस नजर आएंगे तो उन चारों फेसेस के अकॉर्डिंग बेटा जी हम क्या कह सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल होगा। जिस ज्योमेट्री में पैक हो जाता है पूरा मॉलिक्यूल उसको हम बोलते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ओके बेटा? तो ये दोनों डायग्राम आप ज्योमेट्री वाले में बनाओगे। और चारों ऑर्बिटल क्या होंगे? ये चारों ही sp3 होंगे। तो जो ज्योमेट्री वाला कॉलम है उसमें दोनों डायग्राम बना लिया आपने? यस यस। हाँ, बनाने का तरीका बता दिया। और ये आपके इस तरह से 4 पेजेस हो गए। ओके बेटा? हो तो इसमें कितने फेस हैं? फेसेस 4, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब इसके आगे हम देखें तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की, दैट इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की। अब आप उसमें डायग्राम बनाओगे। उसमें बेटा क्या क्या हो सकता है? उसमें अब मैं हर बार ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूँ, केवल डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये हो सकता है कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है वो एक सिग्मा बॉन्ड बना ले। ये ओवरलैपिंग करके है ना बेटा? ये भी सिग्मा बॉन्ड बना ले ओवरलैप करके, ये भी बना ले सिग्मा बॉन्ड, और ये भी बना ले सिग्मा बॉन्ड। मतलब चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यस तो उस समय इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? वही टेट्राहेड्रल। बोलो बेटा। हो यस इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? ऐसे शो कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम ए पर 4 एटम जुड़ गए, ए बी 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 और बी। तो यहाँ पर ये 4 फेस बनेंगे बेटा, ये चारों फेस बराबर होंगे क्योंकि चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, चारों सिग्मा बॉन्ड है ना? तो चारों का फेस जो होगा उन चारों के फेस का एरिया भी सेम होगा, मतलब चारों फेस एक जैसे होंगे। और जब चारों फेस सेम होते हैं तो उस टेट्राहेड्रल को हम एक नाम देते हैं, वो टेट्राहेड्रल ही है बट हम एक नाम दे देते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री रेगुलर हो गई ना। जैसी ज्योमेट्री है वैसी शेप है मॉलिक्यूल की, तो ऐसे मॉलिक्यूल के आगे हम रेगुलर वर्ड लगा सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कितना समझ में आ गया? यस तो ये आप बनाओगे किसमें? मॉलिक्यूल ज्योमेट्री वाले में 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 4 ओवरलैपिंग हो जाएंगी। तो उस समय एक रेगुलर टेट्राहेड्रल बनेगा, शेप मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, दैट इज रेगुलर ज्योमेट्री। तो आप इसको रेगुलर टेट्राहेड्रल भी कह सकते हो। हमने जो कॉलम बनाए थे उन कॉलम पे आप वापस आए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कॉलम था बॉन्ड्स का। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ? 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। और लॉन पेयर कितना हुआ बेटा? लॉन पेयर 0 है ना? यस तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब 4 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है
अगर ये चारों ही बॉन्ड बनाते हैं, इस पे कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो मॉलिक्यूल की शेप भी टेट्राहेड्रल होती है। इसको हम रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो एक कॉलम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब मैं यहाँ पर बेटा ये बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो बताओ बेटा कितने बॉन्ड होंगे? Four. गलत आंसर। अब देखो बेटा बॉन्ड कितने होंगे, ध्यान देना। ये इनको मैं नंबर देता हूं 1 2 3 4। तो बेटा पहले बी के और दूसरे बीच के बी के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड पहले बी और तीसरे बी के बीच बनेगा, एक बॉन्ड पहले बी और चौथे बी के बीच बनेगा, फिर चौथा बॉन्ड दूसरे और तीसरे बी के बीच बनेगा, पांचवा बॉन्ड दूसरे और चौथे बी के बीच बनेगा, और छठवां बॉन्ड फिर तीसरे और चौथे बी के बीच बनेगा। इस तरह हर दो लाइन के बीच में बॉन्ड देखना है आपको। तो कितने बॉन्ड बनेंगे टोटल? 6। कितने बॉन्ड्स बनेंगे बेटा? 6. और जब Six. सारे बॉन्ड पेयर सेम हो, एक जैसे हो, तो इनका मिनिमम रिपल्सन 0 कब होता है? जब इनके सबके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो। सारे बॉन्ड एंगल बराबर होंगे और सब 109 डिग्री और 28 मिनट के होंगे। आपको ये याद कर रखना है। अब इस चीज को आप लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकली वेक्टर रूल से प्रूव कर सकते हो कि अगर ये 4 फोर्सेज होते इक्वल, मान लो 5-5 न्यूटन के, और चारों फोर्सेज ही आपस में 109 डिग्री 28 मिनट पर होते, तो नेट फोर्स 0 होता। अब इसको हमें नहीं करना है, ये आपके वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, वहां से आप निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है निकालने की, आप इस वैल्यू को याद भी कर सकते हो। ओके बेटा? Yes, sir. ओके सर। तो कितने बॉन्ड होंगे? ये होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल वाले कॉलम में आप लिख दोगे जैसे CH4, एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक कार्बन पर 4 क्लोरीन, एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल्स में आप लिख दोगे। ओके बेटा? पर इससे एक बात क्लियर हो गई, अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये कैसा है? 3 डायमेंशनल, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं होंगे। इसका मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर होंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसमें मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में हो सकते हैं? एक प्लेन में मैक्सिमम एटम इसमें हो सकते हैं 3। देख लो, आप कोई सा भी प्लेन ले लो। अगर आपने ये वाला प्लेन लिया है, मैं रेड मार्कर से कर रहा हूँ, देखो बेटा, तो इस प्लेन में एक सेंटर वाला एटम, 2 एटम सराउंडिंग वाले, कितने एटम आ गए इस प्लेन में? 3, है ना? अगर आप ये वाला प्लेन लेते हो, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ऐसे, तो आप देखो एक सेंटर वाला और 2 ये वाले, तो कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर लो, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम बेटा? 3. 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, इस ज्योमेट्री में, इस टेट्राहेड्रल में कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ये हर चीज स्टडी करके चलो आप यहाँ पर। और अगर इस स्टडी को और ढंग से समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि सेंट्रल एटम पर 2 एटम जो होते हैं, अगर इन 2 एटम को आप मान लो मेरी तरफ है, मेरी तरफ मतलब प्लेन से ऊपर की तरफ, मेरी तरफ, टुवर्ड्स व्यूअर, टुवर्ड्स का व्यूअर मींस जो देख रहा है उसकी तरफ, तो बाकी के ये जो 2 बॉन्ड होंगे, ये वाले एटम जो होंगे, वो प्लेन के दूसरी तरफ होंगे, इस कागज के प्लेन के दूसरी तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द प्लेनर। ओके बेटा? Yes, sir. तो
जो टुवार्ड्स व्यूअर होते हैं, टुवार्ड्स व्यूअर मतलब जो देख रहा है उसकी तरफ, तो उसको, उस बॉन्ड को हम ऐसे शो कर देते हैं, इस बॉन्ड को वेज बोल देते हैं इस। और अगर अवे है, व्यूअर से दूर है, मतलब दूसरी तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम व्यूअर कोई बॉन्ड है या एटम, तो हम उसको ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर देते हैं, इसको बोलते हैं डैश। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। तो अगर आप इस टेट्राहेड्रल का वेज एंड डैश स्ट्रक्चर बनाओ तो आप कैसे बना सकते हो? आप इसको बना सकते हो कि साहब दो इसमें मेरी तरफ हैं, वो दो आप कोई से भी ले सकते हो। ये ऐसे रटना मत इसको, कोई से भी दो क्या होंगे? व्यूअर की तरफ, मतलब जो देख रहा है उसकी तरफ। और दो किस तरफ होंगे? व्यूअर से दूर, ऐसे। ओके बेटा? Yes, sir. जैसे मैं इसको CH4 मॉलिक्यूल लूं तो ये कार्बन, कार्बन पर दो हाइड्रोजन, जब मैं देखूंगा कार्बन मॉलिक्यूल को तो दो मेरी तरफ दिख रहे होंगे मुझे और दो मुझसे दूर होंगे। ये हो गया CH4 मॉलिक्यूल। डॉटेड लाइन आप इस पर शो करो तो आप इस पर शो कर सकते हो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो सारे डायग्राम्स आप बना लो, इसको हम बोलते हैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? वेज डैश स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये वेज एंड डैश स्ट्रक्चर है। समझने के लिए 3 डायमेंशनल को इस तरह से कुछ बातें केमिस्ट्री में बनाई गई। ये सारी पिक्चर क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. थोड़ा मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करना भी शुरू करो। अब आप +1 में आ गए हो, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन सब पढ़ चुके हो। तो अब थोड़ा मॉलिक्यूल की इमेज को सोचना शुरू कर दो, इमेजिन करना। धीरे धीरे आपकी इसमें परफेक्शन आ जाएगा। तो जैसे अब दिमाग पे जोर पड़ेगा, इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी, तो उस समय थोड़ा सा दिमाग एक्टिव होगा आपका। अब इमेजिन करना शुरू करो। अब कितना क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब इसी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैं अगला केस लेकर चल रहा हूं, उसे और ध्यान से समझना। मैं इसको हटा दूं? Yes, sir. देखो बेटा हो, अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं वो ध्यान देना आप लोग। मैंने अब क्या किया कि यहां पर ये जो 4 ऑर्बिटल थे, इनमें से मैंने एक में बॉन्ड नहीं बनाया, ऊपर वाले। इसमें मान लिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाले, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ओके? मतलब अगला केस में लेके चल रहा हूं जिसमें अब 3 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 3 सिग्मा होंगे और एक लॉन पेयर होगा। एक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, वो ऐसे ही अनशेयर्ड पड़ा रहेगा, उसको हम बोलेंगे लॉन पेयर। लेकिन ऑर्बिटल की ज्योमेट्री तो अभी भी आपकी टेट्राहेड्रल रहेगी। वो अलग बात है कि आप फेसेस के अकॉर्डिंग बात भली मत करो, लेकिन ज्योमेट्री तो क्या रहेगी ऑर्बिटल्स की? टेट्राहेड्रल। ओके बेटाओ? तो ज्योमेट्री वाला कॉलम तो सेम रहेगा, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप पर फर्क पड़ जाएगा। और क्या फर्क पड़ जाएगा? आप लोग समझदार हो कि ये जो बॉन्ड हमने बनाया है ऊपर की तरफ, ये वाला, इस बॉन्ड को मैं इरेज कर रहा हूं। ये लो, ये गया, दिख गया बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये बॉन्ड हट गया बी वाला, एक बी कम हो गया। जैसे ही एक बी कम होगा, यहाँ पे क्या आ गया? ये लॉन पेयर, और 3 बन गए सिग्मा बॉन्ड। मतलब ए पर 3 एटम जुड़ेंगे, जो आपको दिख रहे हैं आपके सामने। दिख रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. ये 3 एटम जुड़े हुए रहेंगे इसके ऊपर, और
अब ऐसा होने से इसकी ज्योमेट्री अब टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना। ये तो अब लॉन पेयर हो गया। अब लॉन पेयर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इन तीनों को मिलाने से एक ट्रायंगुलर बेस बनेगा। ऐसे मान लो जैसे एक ट्रायंगुलर बेस है, मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूं। ये ऐसे मान लो ये एक ट्रायंगुलर बेस है और इस ट्रायंगुलर बेस पर अब बन गया, क्या बन गया बेटा, इस ट्रायंगुलर बेस पर एक पिरामिड बना दिया आपने। ऐसे बन गया पिरामिड। बोलो बेटा वो। Yes, sir. ये हो गया एटम ए और इस पर जुड़े हुए ये तीन एटम एक ही प्लेन में है आपके ट्रायंगल में, जिनके ऊपर ये एटम एक बीच में रखा हुआ है ए, जिसको जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल, एक पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Pyramid. वेरी गुड। तो इसके ऑर्बिटल की ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन मॉलिक्यूल की जो शेप हो गई, जिसको हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कह रहे हैं, वो हो गई पिरामिडल, मतलब पिरामिड के शेप की। इज दैट क्लियर बेटा? वो Yes, sir. यस सर। इसको कुछ लोग ट्राइगोनल पिरामिडल कह सकते हैं, मतलब पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगुलर है, तो इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ओनली पिरामिडल कहो या ट्राइगोनल पिरामिडल कहो। पिक्चर क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर भी मैक्सिमम एटम प्लेन में तीन ही हो सकते हैं, जो आपको दिख रहे हैं ये रहे बी, तीनों एक प्लेन में हो जाएंगे। जो ए है वो तो प्लेन के ऊपर है, तभी तो पिरामिड बनना है। ओके बेटा। Yes, sir. तो मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने हो सकते हैं? यहाँ भी तीन हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, क्योंकि सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं है। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. वेरी गुड। तो आप देख रहे हो कि बेटा ज्योमेट्री है वो अलग है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप है वो है पिरामिडल। तो इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? बेटा हो इर्रेगुलर ज्योमेट्री। इर्रेगुलर कब बोलते हैं? जब ज्योमेट्री अलग हो, शेप अलग हो। ठीक है ना? Yes, sir. अब इसके आगे हमने पढ़ लिया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 सिग्मा एक लॉन पेयर हो तो मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। इसके बाद हम अगला क्या स्टडी करते थे बेटा? इसके आगे हम स्टडी करते थे बॉन्ड कितने बनेंगे और कितने डिग्री के होंगे, है ना? Yes, तो sir. यहाँ पर मेरे बेटा कितने बॉन्ड बनेंगे अब बताओगे? अभी तो बताया कैलकुलेशन भाई, पहले और दूसरे के बीच में, पहले और तीसरे के बीच में, है ना? और दूसरे और तीसरे के बीच में एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक पहले और तीसरे के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। लेकिन तीनों ही जो बॉन्ड होंगे बेटा, उनमें कोई भी बॉन्ड एंगल, मतलब जो थीटा होगा वो बॉन्ड एंगल बनेंगे 3 बॉन्ड, बट ये कोई भी अब 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन्स बराबर नहीं होते। जब अलग अलग रिपल्सन्स लगेंगे तो ये बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir.
तो बॉन्ड कितने होंगे अलग क्वेश्चन हो गया, बॉन्ड एंगल कितने का होगा अलग क्वेश्चन हो गया। अब ये जो बॉन्ड एंगल जो है आपके सामने, जो आपके 109 डिग्री 20 मिनट के नहीं होंगे, तो अब ये इससे ज्यादा होंगे या कम होंगे, इसको हम कुछ एग्जैक्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं। और अब मैं एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं, लेके चलूं। Yes, अब sir. ये आप एग्जाम, वेरी गुड, अभी आप एग्जाम्पल वाले कॉलम में लिखोगे। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना बेटा। इस तरह के मॉलिक्यूल का सबसे बेस्ट और पहला एग्जाम्पल है, वो है NH3। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसलिए अलग लिख रहा हूँ, NH3 अमोनिया। आप जानते हो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। 5 में से 3 काम में आ गए, 2 का मतलब एक लोन पेयर बन जाएगा। इस तरह से क्लियर हो गया कि अमोनिया की शेप, इस अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होंगे, वो बॉन्ड एंगल कितने के होंगे बेटा, वो ये बॉन्ड एंगल जो थीटा अगर मैं मान लूं, तो दिस विल बी लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो क्यों कम होगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर्स पर, अभी हम पढ़ चुके हैं BACPR में, जिसकी वजह से बॉन्ड्स पास आएंगे एक दूसरे के। ओके बेटा, Yes, sir. तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब यहाँ पर जगह बना रहा हूं और वो एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल वो है XeO3, जीनोन ट्राइफ्लोराइड। जीनोन जो है उसके आउटर मोस्ट में आप सब लोग जानते हो कि जीनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर्ट गैस है। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन से काम में आ जाएंगे, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक लोन पेयर बचेगा। हम लोग जानते हैं 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, ये 3 सिग्मा हो गए। दूसरा बॉन्ड जो इसके आगे बनता है तीसरा, वो सब पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड है। तो इस पर 3 सिग्मा बने और एक लोन पेयर रहा। ठीक है बेटा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ के देखूं तो साफ दिख रहा है कि ये एक पिरामिडल शेप होगी, तो ये भी शेप पिरामिडल है। शेप दोनों की पिरामिडल ही कही जाएगी। बट अगर हम इनके बीच में अब बॉन्ड एंगल की बात करें, तो इस एंगल को अगर आप थीटा मान लो बेटा, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड का रिपल्सन सबसे पावरफुल होता है। जब दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, ये दोनों के बीच रिपल्सन बढ़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। ये आएगा तो फिर इसको भी धकेलेगा। इस तरह से बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल थीटा जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट से बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बॉन्ड एंगल कम ज्यादा होने से शेप चेंज नहीं होती है, ध्यान रखें आप लोग। शेप पिरामिडल ही रहेगी। शेप चेंज होती है, रेगुलर ज्योमेट्री है, इरेगुलर है, दैट इज वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने हैं इस बात पर। अगर चारों सिग्मा होंगे तो रेगुलर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल रहेगी, शेप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जैसी रहेगी। अगर एक लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप मॉलिक्यूल की पिरामिडल हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल डिपेंड करेंगे कि उसमें बॉन्ड या जो पेयर है इलेक्ट्रॉन के, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वो कैसे हैं। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर 1 है, 2 है। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम इसमें लास्ट एग्जांपल थर्ड लेकर चल रहे हैं। ये इतनी चीजें आप लोग नेक्स्ट सेशन से पहले याद करके रखना, और मैं इस लास्ट एग्जांपल के बाद ही आज का सेशन खत्म करूंगा। हम नेक्स्ट सेशन में sp3d हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो लास्ट एग्जांपल देखो आप। इस लास्ट एग्जांपल में अब हम क्या करने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझ सकते हो। अब ये मान लो कि ये वाला जो बॉन्ड है, ज्योमेट्री में आप ध्यान देना, जो ब्लू बार्कर से राउंड बना हुआ है उसके अंदर ये वाला बॉन्ड भी मैंने हटा दिया। मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके बेटा?
अगर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और जब ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे? अब केवल 2 ही ऑर्बिटल बचे हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग के लिए, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो केवल 2 ही बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 2। 2। और जब 2 बॉन्ड बनेंगे बेटा तो आप समझदार हो, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बचे रह जाएंगे। ये 2 लॉन पेयर बना दिए मैंने, और ये 2 बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे इन 2 एटम के साथ में। तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 लॉन पेयर होंगे। तो अब कंडीशन चेंज हो गई। नाउ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 2 एंड लॉन पेयर्स 2। तो ऐसा होने पर ऑर्बिटल तो अभी भी टोटल 4 है बेटा, इसलिए ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल बना वो अब कैसा होगा कि जैसे ए पर 2 बी जुड़े हुए हैं। अभी बताया था मैंने, इस शेप को हमने क्या कहा था? ये शेप हो जाएगी एंगुलर, या हम इसको बोल सकते हैं वी शेप, या हम इसको कह सकते हैं बेंट। ओके बेटा? यस सर। तो अब आपको ध्यान देना है कि जैसे ही लॉन पेयर्स आते हैं या चेंज होते हैं तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो ज्योमेट्री से डिफर हो जाती है। इसीलिए इन सारी ज्योमेट्रीज को हम इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज कहते हैं। जब वो मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री सेम होती है तो रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री का एक और एग्जांपल है। यहाँ पर हमने लॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उसकी ऑर्बिटल की ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, दैट इज शेप, ये सब स्टडी कर लिया। अब कैसा होगा? 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर होने पर अब मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, बट मॉलिक्यूल की शेप है अब वो टेट्राहेड्रल से एंगुलर हो जाएगी। इसके बाद अगली स्टडी हम करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो आप समझदार हो बेटा हो कि इसमें अब केवल एक ही बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा? एक। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, साफ दिख रहा है, 2 ही लाइन से बस, ये वाला। ओके बेटा हो? यस सर। और ये बॉन्ड एंगल कंफर्म है कि ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट का तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, रिपल्सन अलग अलग होते हैं। इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल रेगुलर ज्योमेट्री जैसा 109 डिग्री का नहीं रहेगा, भले ही 4 ऑर्बिटल हैं, पर 4 ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल में लॉन पेयर है और 2 ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर है। अब ये बॉन्ड एंगल कितने का हुआ इसको हम एग्जैक्ट एग्जांपल से समझ सकते हैं, बट उससे पहले आप समझ लो कि जब भी एंगुलर होता है तो वो तीनों एटम्स एक प्लेन में ही होंगे। तीनों एटम्स को एक ही प्लेन में हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स को एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा मैथ में भी, है ना? या 3 अलग अलग पॉइंट्स होते हुए एक ही प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अब बन गया प्लेनर। तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया बेटा ये? अब प्लेनर। तो आपने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब चारों बॉन्ड सिग्मा होते हैं तब वो नॉन प्लेनर होता है, जब 3 सिग्मा होते हैं तब भी नॉन प्लेनर होता है मॉलिक्यूल, लेकिन 2 सिग्मा होने पर वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर से प्लेनर में कन्वर्ट हो जाता है। बट स्टिल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में एटम्स अभी भी कितने होंगे? 3। जब एक ही 3 है, तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये चीज चेंज नहीं हुई। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपके 4 सिग्मा में थे तब भी 3 थे, 3 सिग्मा में भी 3 थे, और 2 सिग्मा होने पर भी 3 ही है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जांपल देख लो कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होगा या कम। इसके लिए हम एग्जांपल भी हो जाएंगे और उनके स्ट्रक्चर भी पता लग जाएंगे। देखें बेटा, यस सर। देखो एग्जांपल्स, वेरी गुड। पहला एग्जांपल है इसमें, वो है H2O मॉलिक्यूल का। H2O में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन से, तो 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 लॉन पेयर बच गए। हम लोग जानते हैं कि लॉन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर पर ज्यादा होता है। लॉन पेयर के ये आपस का रिपल्सन ज्यादा होगा, ये इनको धकेलेगा,
दोनों लोन पेयर्स को। जब धकेलेगा तो ये रिपल्सन भी ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड्स को भी धकेलेगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन वीक होता है, इसलिए एटम्स पास पास आएंगे, और ऐसा होने से बॉन्ड एंगल है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट से कम नहीं, बहुत कम हो जाएगा। ओके बेटा। Yes, sir. ये H2O एक स्टैंडर्ड लिक्विड है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल तो आप याद भी कर लो। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो थीटा होता है ये याद करने वाला, ये डेटा है। आप केवल इतना बता सकते हो VSEPR से कम होगा या ज्यादा होगा। एग्जैक्ट कितना होगा ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये याद करना होता है। ये वैल्यू होती है 104.5 डिग्री की, ये याद कर लेना, इसको लर्न लिख दिया है मैंने। और इसके आगे हम एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और उस लास्ट एग्जांपल के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल मान लूं XeO2। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वैसे ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है पर फिर भी आप मान लें यहाँ पर। तो जीनोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। 8 में से 2 ऑक्सीजन से और दूसरे ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर बच गए। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि डबल बॉन्ड के रिपल्सन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इसको रिपेल करेगा, ये भी आपकी तरफ रिपेल करेगा, तो ये लोन पेयर जरूर थोड़े पास पास आ जाएंगे, लेकिन बॉन्ड बना रहे हैं, एंगल बनाते हैं बॉन्ड्स, तो यहाँ पर इसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो थीटा होगा वो ज्यादा हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से। इसकी तो आपको वैल्यू भी याद नहीं करनी है। तो एग्जाम्पल क्लियर हो गए बेटा। Yes, sir. तो मॉलिक्यूल की शेप आपकी डिपेंड करती है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की नंबर्स पर, लेकिन ज्योमेट्री डिपेंड करती है केवल हाइब्रिडाइजेशन पर। आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कुछ भी हो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रही है, तो ज्योमेट्री केवल हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है, जबकि मॉलिक्यूल की शेप है वो उसमें प्रेजेंट सिग्मा और लोन पेयर की नंबर पर डिपेंड करती है। नंबर 2 बॉन्ड एंगल जो होता है वो उनके रिपल्सन पे डिपेंड करता है, वो नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके बेटाओ, आज के लिए इतना काफी है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।